सर प्रीलिम्स 2023 में सिर्फ 60 दिन रह गए हैं और एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि क्या रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें। फंबल हो रहा है कि सर आज एक सब्जेक्ट उठा लिया, कल दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं आ रहा। तो मतलब ये एस्पिरेंट के दिमाग में जो इतना असमंजस चल रहा है वो परेशान है। कैसे ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को हम? सर परेशान तो ऑब्वियस है कि अभी 2 महीने तो एंग्जाइटी तो होगी, बट शुरुआत अगर आप देखोगे तो अभी 2 महीने ही हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने वाले टॉपिक के अंदर से पहला जो सवाल यही आता है वो है नैरोइंग डाउन द सोर्सेज। एंड नैरोइंग डाउन द सोर्सेज के अंदर आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको ही आपको पढ़ना है। मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिवीजन हो, मैं तो कहूँगा 3 बार तो अभी भी हो सकता है अगर आप नैरो डाउन कर दोगे। और नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है, ये थंब रूल नंबर 1 याद रखेगा। अभी सर आखिर के 2 महीने में इतनी पैनिकनेस आ जाएगी बच्चों को, मतलब वो है ना हर रोज कोई मार्केट में नया मटेरियल, आज सर नया इसमें कोई सबसे बड़ी डाउनलोड। प्रॉब्लम ये आती है कि टेलीग्राम देख लिया, हाँ। अरे हिस्ट्री की तूने एक किताब नहीं पढ़ी, तेरा तो एग्जाम गया। हाँ। उधर इंस्टा पे किसी ने अपना एनोनिमस प्रिपरेशन पेज बना दिया, 3 बजे उठ के लाइव वीडियो प्रिपरेशन जर्नी देख रहे हैं। हाँ। अच्छा ये वाली किताब पढ़ता है सर, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं बचा, अभी अभी 2 मेरा तो महीने एग्जाम हो गई नहीं क्लियर। हाँ। देखिए आपको अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है कि जो आपने पढ़ा ना वो बेस्ट पढ़ा है। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। राइट। आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं इस टाइम पे सत्य सिर्फ आपके नोट्स हैं। कुछ नया मत ढूंढना, अपने ऊपर विश्वास रखो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर वो सोर्स नहीं पढ़ा तो यूपीएससी नहीं होगा, ऐसा कोई सोर्स है ही नहीं। राइट। अगर आपने पूरे साल लग के मेहनत करी है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये कि रिवीजन किस सब्जेक्ट से शुरू करें। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, पहले हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, एनवायरमेंट पढ़ें, कैसे करना है ये? राइट। देखिए मेरा तो सर इसमें सिंपल चीज़ है गणित। मेरा ये मानना है कि अभी 2 महीना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका पॉलिटी बहुत अच्छा जा रहा होगा मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज और उसके अंदर, तो उसको अभी आप मजबूत कर करके कितना करोगे? हार्डली 1 आध मार्क बढ़ेगा, 2 मार्क। इससे अच्छा जो आपके बिलो एवरेज सब्जेक्ट है उसको एवरेज के ऊपर लेके आइए। वीक सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट कीजिए। एनवायरमेंट एग्रीकल्चर वाला एक पोर्शन ऐसा है जो हर बार आता है और उसका वेटेज रहेगा ही, बिकॉज आईफोस की एग्जाम साथ में होती है फॉरेस्ट सर्विसेज की। तो इन दोनों के एग्जाम को साथ में क्लब किया जा रहा है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि उसका वेटेज रहेगा। तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम, आईआरएमएस का एग्जाम भी आपने हाँ देखा होगा आईआरएमएस भी चेंज हुआ साथ में है। है। तो उनके लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है यूपीएससी को। तो आप अपने वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए। आप सोचिए कि आपके कौन से कमजोर सब्जेक्ट्स हैं, सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब में आप एकदम एक्सपर्ट बाहुबली हो गए। तो उस हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए। जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको रिवीजन को, अभी भी दे दो, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो इजीली रिवाइज होंगे, जहां आपका कमांड भी ऑन होगा। और इसमें प्रतीक सर ने बहुत शानदार बात बोली कि जो आपकी कमजोरी है ना, पहले उस पर काम कीजिए। और देखिए एस्पिरेंट क्या करता है, आज एक सब्जेक्ट उठाया, कल अभी इसमें मन नहीं कर रहा, अभी मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाने जा रहा हूँ। ये गलती मत करिए। देखिए विराट कोहली इसलिए, सचिन तेंदुलकर इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी एक कीवर्ड है जो इन दोनों का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि कितने कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे हैं। मतलब कि अगर आपकी कोई कमजोरी है, आप उस पर लगातार रिवीजन करिए जब तक वो सब्जेक्ट पूरा ना हो जाए। उस सब्जेक्ट को मत छोड़िए, हर रोज सब्जेक्ट चेंज मत करिए। 2 सब्जेक्ट उठाइए, उन्हें साथ में रिवाइज करिए और जब तक वो पूरे ना हो उन्हें छोड़िए मत। सर इसमें ये बताइए कि जब एस्पिरेंट रिवीजन कर रहा होता है अपने नोट्स से, स्टैंडर्ड सोर्सेज से, तो पीवाईक्यूज का कैसे रोल आता है? पीवाईक्यूज तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही समझ में आएगा किस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे वो भी समझ में आएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन को छोड़ देनी है जो प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाएगी। सर ओके, अब हिस्ट्री ऐसा बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, उसी दौर के ऊपर आप एनवायरमेंट देखोगे तो एक फिक्स पैटर्न आपको मिलेगी कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से सवाल आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। पॉलिटी के अंदर या आईआर के अंदर वो जियो पॉलिटिक्स आजकल पूछ रहा है, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो उससे हमें ट्रेंड समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें। पीवाईक्यू नहीं किया तो समझ लेना कि आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की जो तैयारी वो अधूरी रह जाएगी, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। पीवाईक्यू का मतलब है कि सिर्फ क्वेश्चन देखा, सही आंसर टिक करो और अगले पे चलो, या फिर थोड़े बहुत जो गलत ऑप्शन है उनको भी एनालाइज करो? क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड हमने देखा था जब हम पेपर एनालिसिस कर रहे थे कि यूपीएससी पुराने ऑप्शंस में से नया सवाल बनाने लगा है। राइट। तो आपका क्या राय है इस पे? नहीं, उससे तो वही समझ में आ रहा है, जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से ट्रेंड निकल के आता है। अब जैसे मैं आपको कहूँगा संथाल रिबेलियन, पिछले 20 साल के पेपर में देखोगे तो 5 बार संथाल एज अ कीवर्ड यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में आया हुआ है। अच्छा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके रिलेटेड कभी क्रोनोलॉजी में पूछ दिया, 3-4 रेबेलेंस को साथ में पूछ दिया है। तो वैसे सवाल आते रहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक टॉपिक है। इवन आर्टिकल 75 हमारे पॉलिटी में जो आता है, आर्टिकल 75 का रेफरेंस बार बार कभी ऑप्शन में मिलेगा, कभी क्वेश्चन में, कभी ऑप्शन में, कभी क्वेश्चन में। राइट। तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ मैं आपकी बात से यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो ये तो इस तरह से तैयारी करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूडिंग पॉइंट के ऊपर ये भी कहना चाहेंगे कि एक कंफ्यूजन बड़ा रहता है कि सर तैयारी अधूरी लग रही है।
मैं तो ये कहूँगा कि एग्जाम के सिलेक्ट होने के बाद भी आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस अधूरा ही रहा है। और इसमें अभी ये से भी कहते हैं कि अधूरी तो रह गई सर, टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं आ रहा, फोबिया हो रहा है कि सर हाँ 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। तो सर ये तो आप इतने टॉपर्स निकाल चुके हैं, मेरे से इतने टॉपर्स पढ़े हैं, तो हमने देखा है कि जो लोग टेस्ट सीरीज में सिर्फ 30-40 नंबर ला रहे हैं, हो सकता है वो सिलेक्ट हो जाए, और जो टेस्ट सीरीज में 120-130 ला रहे हैं, हो सकता है एग्जाम वाले दिन वो परफॉर्म ही ना कर पाए। मतलब इसके पीछे का कारण ये है ना कि हमारे गुजराती में एक कहावत है कि बोले आड़ा दियो से घोड़ो दौड़े, दशहरा दियो से ना दौड़े। दशहरे के दिन अगर आपके घोड़ा नहीं दौड़ेगा तो क्या होगा सर, अगर आप रेस में फेल हो जाओगे। राइट, चालू दिन में आप मॉक टेस्ट के ऊपर मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, 120-150 लेके आ रहे हो, इट डजंट मैटर। ओके, मॉक टेस्ट में अगर आपको कम मार्क भी आ रहे हैं तो चिंता मत करिए, उससे खाली देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को गलत टिक कर रहे हो, किस एरियाज में आपकी कमज़ोर कड़िया है, वीकेस्ट लिंक है, उसमें से खाली सीखिए। डोंट ट्राई टू टेक इट, मतलब वो लिटिल दिमाग के ऊपर मत चढ़ा दीजिए। ज़्यादा आ रहा है तो भी, कम आ रहा है तो भी, PYQs आपके बेंचमार्क के अंदर होना चाहिए, उसको बेंचमार्क बना के चलिए, ज़रूर से आपको जो विक्ट्री है वो हासिल होगी। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन और कि एस्पिरेंट्स पूछते हैं सर कितने मॉक टेस्ट दें? मैं 50,000 क्वेश्चन करूंगा, मैं 10,000 क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं 5,000 क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो आपके हिसाब से एक वो नंबर क्या है? प्रैक्टिकली सर आप देखिए कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 से 5 मिनट लगता है, और फिर उसका उसके सॉल्यूशन बाद भी सॉल्यूशन देखेंगे, करो, एनालिसिस आंसर करो, कहाँ गलत हो गया। राइट, तो एक पेपर 2 घंटे का पेपर, उसके बाद करीबन मैं कहूँगा 2 से 3 घंटे का वो एनालिसिस और रिवीजन। और फिर ब्रेक भी लोगे क्योंकि थक गए हो इतना हाँ, ज़्यादा। तो आप पकड़ के चलिए कि अगर 4 से 5 घंटा एक पेपर 100 क्वेश्चंस में लग रहे हैं तो कितने पेपर दे पाएंगे? हार्डली इन 2 मंथ्स। अगर हर 5-6 दिन में एक पेपर भी देंगे तो आपके पास नहीं करके 10 या 12 पेपर देने का स्कोप है। टोटल मिला के 1000 से 1200 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। इससे अच्छा रिवीजन कर दो, 2-3 बार और एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि ऑन एन एवरेज हर रोज 20 से 25 क्वेश्चन करे तो सफिशिएंट हाँ, रहेगा। so ये फाइनल सर ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपको। और और यहाँ पे strategy भी। प्रीलिम्स में जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है, एक डर और आता है एस्पिरेंट्स के मन में, सर मेरी तो मैथ्स वीक है, मेरे को रीजनिंग नहीं आती, मेरे को इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन नहीं पड़ा रहा, सीसैट में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? तो सीसैट की प्रैक्टिस इस टाइम पे कैसे प्रोसीड करना आप है? सर खुद सीसेट पढ़ाने हो, आपको भी पता है, और मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो जीएस में 100 प्लस लेके आ रहे होंगे पर सीसेट में हालत ख़राब हो जाती है। राइट, तो सीसेट में तो मेरे हिसाब से तो 10 साल का पेपर एक तो पहले कर दो, जो 2011 से लेके 2022 तक। उसके बाद आगे सर आप बताइए सर प्रैक्टिस कैसे करना है। एक देखिए- लाइटली मत लेना, वही मैं कहूँगा, वरना पीटी नहीं निकलेगी आपकी, अभी से ही कह देता हूँ। सीसैट को अगर आप लाइटली ले रहे हो कि मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड था, मैं इंजीनियर हूँ, देखिए जो सीसैट में मैथ्स आती है वो एकदम अलग होती है जो आपकी बैचलर्स की मैथ्स है या फिर जो आपकी इंजीनियरिंग की मैथ्स है। साथ में अगर आप ऐसा कुछ अतरंगी आइडिया सोच रहे हो कि अभी मेरे को वो भैया दीदी ने बोला कि सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ जाओ और लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट छोड़ दो, ये अप्रोच आपको नहीं अपनानी है। मतलब कि तीनों पिलर्स जो हैं, क्वांट, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इवन डेटा इंटरप्रिटेशन, चारों की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस साल एग्जाम में कौन सा पिलर मुश्किल आने वाला है। क्वांट मुश्किल आ जाएगी तो क्या करोगे, रीजनिंग मुश्किल आ जाएगी तो क्या करोगे, और साथ में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है कि रोज के आपने 10-15 क्वेश्चन कर लिए। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल इससे पहले हम ये स्ट्रैटेजी वीडियो को बंद करें कि एस्पिरेंट्स एक डाउट पूछते हैं कि सर एंशिएंट छोड़ दें, मजा नहीं आ रहा है, सर मेडिवल छोड़ दें, सर मेरी साइंस एंड टेक तो हुई नहीं है, ये क्या करें, छोड़ दें इसे? तो ये जो सब्जेक्ट छोड़ने का एक फितूर चढ़ जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर सिंपल चीज़ें है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। आप सिंपल है ना, आप जंग पे लड़ने के लिए कहीं पे जा रहोगे, आप ऐसा थोड़ी सोचोगे कि ये बंदूक नहीं लेके जाऊंगा, मैं गोलियों को लिमिटेड लेके जाऊंगा सर, ठीक है, मैं अपना जो कैवरल वेस्ट है, जो एक प्रकार का बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है जो आपको बचाता है गोलियों से सर, है ना, वो नहीं पहन के, वो सिंप्लीफाइड है सर। ओके, आपको तैयारी सबसे वर्स्ट के लिए करनी है। मेरे हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। कभी साल ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक से सब्जेक्ट सवाल कम पूछे जाते हैं, शायद एशियन से एक साल में कम पूछे गए, कभी कभी करंट अफेयर्स को वेटेज कम कर देता है, कभी कभी करंट अफेयर्स, उसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ छोड़ देंगे। सब कुछ करना है, तैयारी दिमाग में पहले से ही रखनी है कि विल बी ट्राइंग टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज, क्योंकि जितना स्कोप वाइड करोगे उतना ही आपकी क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने समराइज करा कि अगले 60 से 65 दिन जो है वो आपको किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखना है। एग्जाम वाले दिन जाइए, सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, नेगेटिव मार्किंग जितना हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप कट ऑफ के उस पार हैं इस पार हैं। सीसैट की प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल सोर्सेज मत रेफर करिए, एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम अनअकैडमी में यहाँ पे आपके लिए हैं। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।